हेलो स्टूडेंट। यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। अब तक हम बायोट सावर्ट्स लॉ और बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और उसी के स्पेशल केस में इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोट सावर्ट्स लॉ की, दैट इज कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, calculate magnetic field of current carrying coil at the center। क्लियर? हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? करंट कैरिंग क्वाइल का निकालना है। और कहाँ पे निकालना है? सेंटर पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो देखो। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चलो पेज को दो पार्ट में तो डिवाइड कर ही लेते हैं। अब समझिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई क्वाइल है, कोई सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल है। क्लियर? और इस क्वाइल में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है आई, नियर अबाउट कंप्लीट मान लीजिए, ये क्वाइल नियर अबाउट कंप्लीट है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका सेंटर है ओ, इसका रेडियस है आर। क्लियर? और इस करंट कैरिंग क्वाइल का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और कहाँ पे? सेंटर पे। सेंटर मतलब एट द पॉइंट ओ। अब बेटा हम पूरी क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम ऐसा करते हैं, क्वाइल का स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं डीएल। क्वाइल का स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या ले लिया? डीएल। अगर मैंने क्वाइल का स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया डीएल, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? डीबी आएगा। और अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो, अब शुरू यहीं से करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे स्टार्टिंग में। कंसीडर ए क्वाइल with center O, radius R, in which current I is flowing. Consider a small length element dl whose magnetic field is dB at the point O. और अब क्या बताओगे? अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ। किसका यूज करेंगे? बायोट सावर्ट्स लॉ। क्या आ गया आपका? बायोट सावर्ट्स लॉ आ गया। तो देखिए, अब बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आई dl, और साइन थीटा की बजाय 90 आएगा, क्योंकि dl और लाइन को ज्वाइन करने वाली पॉइंट के बीच का एंगल क्या है? 90। क्योंकि रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट के जो कि सरकमफ्रेंस पे हो। तो इसलिए यहाँ पे एंगल क्या आ गया? 90 आ गया। और अपॉन क्या आ गया? जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वेयर है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो dB क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वेयर। क्लियर? अब क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करिए? इंटीग्रेट करिए। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखना क्या आएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, आई कांस्टेंट है, मान लो आर स्क्वेयर कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका आएगा? डीएल का। अब समझने वाला पॉइंट है, देखिए इससे नेक्स्ट पॉइंट समझिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वेयर, यहां तक का स्टेप है। अब देखिए डीएल क्या है? स्मॉल लेंथ एलिमेंट। किसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट? सरकमफ्रेंस का। जो कंडक्टर की सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस का स्मॉल लेंथ एलिमेंट है डीएल।
अगर बेटा मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को सर्कल की कंप्लीट सरकमफ्रेंस मिलेगी, और सर्कल की कंप्लीट सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो मैं जब डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को कंप्लीट सरकमफ्रेंस मिलेगी, और कंप्लीट सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr होगी। और देखना एक आर से एक आर कट जाएगा, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई μ0/4π I/r, और इंटू क्या आ गया, 2π। अब देखिए हम यहां पे चाहें तो पाई से पाई काट सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं पाई से पाई काट दूं तो मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी शो कर सकता हूं, दैट इज μ0 I/2r। क्लियर, μ0 I/2r। तो ये रिजल्ट गलत नहीं है, मैं इस रिजल्ट को भी शो कर सकता हूं, लेकिन हम जनरली यही रिजल्ट यूज करके चलेंगे। ये रिजल्ट क्यों यूज करके चलेंगे, क्योंकि देखो μ0/4π एक कांस्टेंट वैल्यू है, और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 10⁻⁻⁷ है। और यहां पे क्या कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे। इसका एक रिजल्ट और भी है, जैसे यहां पे देखो कंप्लीट कॉइल थी, कंप्लीट कॉइल थी तो एंगल क्या आया, 2π, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 360 हो गया। अगर मान लीजिए कॉइल हाफ होगी तो 2π की बजाय क्या आएगा, पाई आएगा। अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूं यहां पे, तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कॉइल की, तो उस टाइम पे मेरे को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, आई और आर। आई क्या है, वो कॉइल में फ्लो करने वाला करंट, और आर क्या है, कॉइल का रेडियस है। क्लियर हुआ यहां तक, तो ये रिजल्ट भी सही है, ये भी सही है। अब बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए डायरेक्शन दी जाएगी सेम, दोबारा से राइट हैंड रूल ही आएगा, सेम दोबारा से क्या आएगा, राइट हैंड रूल ही आएगा। और क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बार डायरेक्शन बताऊं तो वो परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। हम अभी नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे कैसे आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड गिवन बाय राइट हैंड रूल। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में क्या है, किस तरह से दी गई राइट हैंड रूल से। फिलहाल टाइम आप बस ये ध्यान रख लीजिए, अगर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर इनवर्ड, अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अभी इसको याद रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, अगर करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, करंट फ्लो क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर। और अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि मान लीजिए करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये किससे आएगी, दैट इज राइट हैंड थंब रूल से। अभी नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। ये तो आप वैसे नोट में डालेंगे, वैसे अपना जो रिजल्ट था ना, टॉपिक जो था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया है मैग्नेटिक फील्ड का। अब कुछ स्पेशल केस लिखेंगे इसके, देखना स्पेशल केस आप बताएंगे, दैट इज स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस देखें, यस पहला स्पेशल केस क्या है, अगर कॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो, कॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना हो, तो यही रिजल्ट है अपना, दैट इज μ0/4π I/r और इंटू क्या आ गया, 2π। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं पूरी कॉइल है तो कंप्लीट कॉइल का एंगल क्या आ गया, 2π। I क्या है करंट और r क्या है कॉइल का रेडियस। दूसरी सिचुएशन,
अगर क्वाइल कंप्लीट ना हो के हाफ क्वाइल हो, क्वाइल कंप्लीट ना हो के और कैसी क्वाइल हो, हाफ क्वाइल हो, और मान लीजिए क्वाइल में करंट फ्लो कर रहा है आई और क्वाइल का रेडियस क्या हो आर, तो हाफ क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, पूरा सेम रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और जो कंप्लीट एंगल 2 पाई था वो एंगल इस बार क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 180। फिर तीसरा केस, अगर क्वाइल हाफ से भी हाफ हो, अगर क्वाइल हाफ से भी हाफ हो और मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है आई, हाफ से भी हाफ हो गई ना, हाफ से भी हाफ हो गई, तो एक तरह से मैं अगर इसका एंगल देखूं तो इस पॉइंट का एंगल लगभग कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और इंटू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर एक और केस देखिए, अगर मान लीजिए मैं फोर्थ केस ले रहा हूं कि 1/3 पोर्शन कवर हो, यहां से शुरू करके और मान लीजिए यहां तक, मतलब आप ये कह सकते हैं भाई 1/4 पोर्शन बाहर है, तो इस तरह से पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के टुकड़े कवर हो गए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मान लीजिए करंट आई है, रेडियस आर है, तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और कितना आ जाएगा, दैट इज 3 पाई बाई 2। क्लियर हो गया। तो इसलिए क्लियर हुआ, हम इस रिजल्ट को प्रीफर करेंगे इसी तरह यूज करने की, बाकी रिजल्ट ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम इसी तरह प्रीफर करेंगे इसको, क्योंकि ये रिजल्ट फिर हमें हेल्प करेगा बाकी रिजल्ट्स क्वाइल के याद रखने में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोई भी आएगा तो वो कवर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज में राइट हैंड रूल के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका राइट हैंड रूल। एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक दूसरा पढ़ेंगे राइट हैंड रूल दोबारा से, दैट इज राइट हैंड रूल। अब देखिए राइट हैंड रूल में सबसे पहली बात तो होना चाहिए राइट हैंड। सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ गया, राइट हैंड रूल है तो कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड होना चाहिए। और राइट हैंड में दो चीजें, थंब और कर्ल फिंगर्स। एक तो क्या होगा, थंब होगा, और एक होंगी कर्ल फिंगर्स। एक तो क्या होगा, कर्ल फिंगर, और एक क्या होगा, थंब। अब समझिए क्या पैटर्न होगा बेटा। कर्ल फिंगर आपको देंगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो कर्ल फिंगर्स हैं वो आपको क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कर्ल फिंगर्स विल प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्लियर। और थंब क्या देगा, थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। समझिए कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्वाइल है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे। तो देखो जरा लगाओ राइट हैंड रूल। कर्ल फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में है और थंब क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो हो गया, कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह से अगर करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस टाइम पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो हमने अभी अभी पीछे नोट में डलवाया था। और सेम अगर इसी पे चलें कि मान लीजिए करंट फ्लो करेगा कैसे, क्लॉकवाइज। मान लीजिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब फिर दोबारा से राइट हैंड लगेगा, लेकिन इस बार कैसे लग जाएगा, ऐसे उल्टा लग जाएगा। कर्ल फिंगर और थंब क्या आ गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसका मतलब इस पॉइंट में कैसे होगा कि अगर आपका करंट फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, तो उस टाइम पे आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होएगा,
दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में नोट में डलवाया था। तो इस तरह से राइट हैंड रूल दो तरीके से अप्लाई हो सकता है, जो हमने पहले बताया था, और एक तरीके से ऐसे अप्लाई हो सकता है। क्लियर। अब इसी में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो क्वाइल के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होंगे। आसान है, जनरल फॉर्मूले की टर्म्स में कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, फर्स्ट जनरल केस बना के करेंगे। पहला जनरल केस समझना, फर्स्ट न्यूमेरिकल। मान लीजिए ये कोई इस तरह से है। क्लियर। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I, और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पे, और इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का रेडियस मान लीजिए R। सेमी सर्कुलर पोर्शन का रेडियस क्या मान लीजिए? R मान लीजिए। पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वो करंट की वैल्यू दे सकता है कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर। रेडियस की वैल्यू दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रेडियस सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करना है, पहला। दूसरा देखेंगे, दूसरा मान लीजिए वो देता है ये वाली शेप, कि हम ये कहते हैं कि एक ट्राइंगल है, मतलब एक सर्कल है, और उस सर्कल में कुछ इस तरह का पोर्शन है। क्लियर। और ये है, ये यहां से, और ये सर्कल इस तरह से है मान लो। क्लियर। इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है I। करंट I इधर से गया, इधर गया, इधर गया, और इधर आ गया। क्लियर। और सेम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? पॉइंट O पे, और रेडियस कितना है? R। और उसने कह दिया ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। क्लियर। अब चलते हैं तीसरी फिगर पे। मान लीजिए थर्ड फिगर है ये। थर्ड फिगर क्या है? दो सेमी सर्कल दिए हुए हैं, एक सेमी सर्कल और एक मान लीजिए ये दिया हुआ है सेमी सर्कल। क्लियर। करंट फ्लो कर रहा है I इस तरह से। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? पॉइंट O पे। और सेम बेटा, दो रेडियस हो गए। इनर सर्कल का रेडियस क्या मान लें? R1। और जो आपकी आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का रेडियस क्या मान लें? R2, सेमी सर्कल जो है। फिर मैं कहता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पे? एट पॉइंट O। चौथा केस देखो। फोर्थ केस क्या है? इस टाइप से बहुत सारे केस हैं, ये मैं जनरल कर रहा हूं। R1, R2, I की वैल्यू दी होगी। अब मान लीजिए एक और केस क्या है, सेम वही, दो सेमी सर्कल दिए हैं, एक ऐसे और मान लीजिए एक ऐसे, और सेम वही मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I। इनर रेडियस R1 और जो दूसरी वाली सेमी सर्कल है उसका रेडियस R2। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? O पे। ये अपने आप में 4 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब एक बात समझेंगे बहुत ध्यान से। इधर देखो, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए, वो पॉइंट समझिए। सबसे पहले आपने बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा। कंडक्टर I, पॉइंट P, ये एंगल थीटा, और बायोट सावर्ट्स लॉ में क्या बताया? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई R स्क्वेयर। यही बताया ना। अब यहां पे एक बात समझना, अगर ये पॉइंट घूम के कंडक्टर के बिल्कुल सामने आ जाए, इधर आ जाए या इधर आ जाए, किसी भी तरफ चला जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। और थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0।
तो आप कभी भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर के सामने अगर कोई भी पॉइंट होगा ना, चाहे वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं तक भी हो, चाहे इधर यहाँ 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 कहीं भी हो, उस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पे, उसकी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सॉरी, जीरो होता है। तो देखना, अब पॉइंट ओ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, पॉइंट ओ पे 3 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, एक यहां से यहां तक के कंडक्टर का, एक यहां से यहां तक के कंडक्टर का, और एक यहां से यहां तक के कंडक्टर का। 3 कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब देखना, ये पॉइंट ओ इस कंडक्टर के बिल्कुल सामने, तो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये इसके बिल्कुल सामने, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सिर्फ बच गया कौन सा, सेमी सर्कुलर कॉइल वाला बच गया। और सेमी सर्कुलर कॉइल का रिजल्ट आपको पता ही है क्या है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। और पूरी कॉइल हो तो 2 पाई, और आधी कॉइल है तो एंगल पाई। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया। और डायरेक्शन किससे दी जाएगी, राइट हैंड रूल से। वैसे भी अगर आप देखो तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। फाइनल। अब ये मैंने जनरल केस करा दिया, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में वो आई की वैल्यू दे और आर की वैल्यू दे। आई करंट है, एम्पियर में दिया जाएगा, हो सकता है आर सेंटीमीटर में हो, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो तो मीटर में करना, वैल्यू पुटअप मीटर में कन्वर्ट करके। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मिल सकता है। अब सेम यहां पे देखिए बेटा, यहां पे भी कंडक्टर के 3 पार्ट, एक 2 कॉइल वाला पोर्शन और 3 ये कंडक्टर। अब अगर मैं देखूं पॉइंट ओ इसके बिल्कुल सामने है, तो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। पॉइंट ओ इस कंडक्टर के बिल्कुल सामने है, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सिर्फ बच गया किसका, इस कॉइल वाले पोर्शन का। अब देखना बेटा, 90 एंगल बाहर है, मतलब 90 का मतलब क्या है, पाई/2 एंगल बाहर है, तो अंदर वाला जो एंगल है वो कितना बच गया, 3 पाई/2 बच गया। और इस तरह से अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बताऊं तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज आई बाई आर, दैट इज 3 पाई/2। क्लियर। सेम वही क्राइटेरिया, आई एम्पियर में होगा, करंट है, आर हो सकता है सेंटीमीटर में दिया जाए तो मीटर में बदलना है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड आ गई। ये जनरल फॉर्मूला है, बुक में न्यूमेरिकल होगा तो आई और आर की वैल्यू देगा वो, बस ध्यान रखना, आर सेंटीमीटर में हो तो मीटर में। अब चलो यहां पे आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल में। अब थर्ड न्यूमेरिकल में भी कितने सेगमेंट होंगे, 4, 1 2 3 और 4। इसका और इसका जीरो, क्योंकि ये सामने है, तो सिर्फ क्या बच गए, 2 कॉइल वाले पोर्शन बच गए। इनर वाले का रेडियस r1 है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या ले लें, b1। अब b1 क्या है, अंदर वाली सेमी जो सर्कुलर कॉइल है उसका है, तो सेमी सर्कुलर कॉइल का क्या आना है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r1 आएगा, क्योंकि इनर रेडियस r1 है, और इनटू आधी कॉइल है तो एंगल क्या आ गया, पाई। ये b1 की वैल्यू आई। इसी तरह b2 की वैल्यू बोलो, b2 बाहर वाली कॉइल के लिए है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r2 और इनटू एंगल हो गया पाई। अब बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझेंगे एक बार। इसमें भी यही क्राइटेरिया आएगा, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, पहले इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कितने सेगमेंट हैं, 4। चलो पहले इसी को ही करते हैं, छोड़ो। अब b1, ये जो कॉइल है इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और इसमें क्या आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब एक पॉइंट समझें बेटा बहुत ध्यान से, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ गई, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, मतलब एक अंदर की तरफ और एक कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आ गया। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है,
डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करके आएगा। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ज़्यादा में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखना बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई सब कुछ सेम है, बस R1 R2 का वेरिएशन है। और इन्वर्सली है तो बेटा R1 की वैल्यू कम है तो ऑटोमेटिक B1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इस तरह से हम क्या बताएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B1 माइनस B2 आएगा। ये क्या होगा, आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। B1 की वैल्यू रखेंगे, B2 की वैल्यू रखेंगे, ये आपका क्या होगा, आंसर आएगा। और अब डायरेक्शन देखना, अगर B1 माइनस B2 है तो नेट डायरेक्शन किसकी आएगी, B1 वाली डायरेक्शन आ जाएगी। और B1 वाली डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। क्लियर। अब सेम इस पे भी चले तो इस पे भी 4, 1 2 3 और 4। बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड 0, पॉइंट सामने है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0, इन दोनों के बच गए। तो सेम B1 इस अंदर वाली कॉइल के लिए जिसका रेडियस R1 है यही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R1 और एंगल पाई। ये किसकी वैल्यू आई, B1 की वैल्यू आई। B2 बोलो, B2 क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R2 और एंगल पाई। अब बेटा दोनों की डायरेक्शन देंगे, अब समझना, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज। एक तरह से दोनों कॉइल में डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होती है, जरूरी नहीं है आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखो, राइट हैंड रूल भी याद रख सकते हो, ये तो मैं एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये क्या आ गया, दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। और इसकी डायरेक्शन भी क्या आई, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई तो इसलिए आप क्या बता सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B1 प्लस B2 आएगा। तो इस तरह से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 प्लस B2 हो गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर। और डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। परपेंडिकुलर मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नीट्यूड अलग एक्सप्रेस करेंगे, डायरेक्शन अलग एक्सप्रेस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, और इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैंने कुछ 3-4 कवर करने की कोशिश की है और जनरल टर्म्स में कवर कर दिए हैं। बस आप ध्यान रखोगे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हमें जस्ट 2 वैल्यू चाहिए, I और R। I करंट होगा, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रेडियस में होगी। जनरली क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया जाता है, हमें वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके रखनी होगी। बाकी पाई की वैल्यू आपको पता ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स कैरीड आउट करने की कोशिश करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।